नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्जाम में ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं और नॉर्मली जो उनका परफॉर्मेंस रहता है उससे काफ़ी नीचे एग्जाम में परफॉर्म करते हैं। अब ऑलरेडी काफ़ी एग्जाम्स इस साल के हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे तो नहीं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, बट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास। और कैंडिडेट्स की अब कोशिश रहेगी कि सर बची हुई जो अपॉर्चुनिटीज़ है, बचे हुए जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हम अपना 100% कर पाएँ, जितना हमें आता है उतना वहाँ पर कर पाएँ, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कुछ पॉइंटर्स, कुछ टिप्स मेरी तरफ से रहेंगे और ये जो सजेशंस हैं उनको आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है और आई एम श्योर कि आने वाले एग्जाम में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। अब जो एग्जाम्स हमारे सामने उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ आपके सामने। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा दिसंबर में। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम आई एम श्योर कि अगर आप आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर करते हैं तो वो एग्जाम रहेगा। और इसी तरह से इंटरव्यूज भी हैं और बाकी सारे सिनेरियोज जिनके बारे में हम बात करेंगे कि जब सर हाई प्रेशर इन्वायरमेंट रहता है ना, तब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। हम बिल्कुल हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, होठ सूख जाते हैं, है ना। जितना चाहते हैं उतना हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके लिए अब क्या किया जाए। तो सबसे पहला सजेशन जो मेरा रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिस पे आपको स्पेशल काम करना ही करना है, वो है मॉक्स। सबसे पहली चीज रहेगी आपकी मॉक्स का। अब मॉक्स का तो सर सभी के सभी मॉक्स देते ही, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, जो भी एग्जाम रहता है उससे पहले सर हम मॉक्स निकालते हैं। अब मॉक्स कितने निकालना बहुत जरूरी है और मॉक्स ज्यादा निकालना क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक बार मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि पूरी सिंसेरिटी के साथ, पूरी प्रॉपर तरीके से आपको मॉक्स देने हैं, ठीक है। और एक बार अगर प्री के मॉक्स की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि आप लोगों ने अपने बेसिक्स वगैरह क्लियर सब कर लिए हैं, आपने प्रैक्टिस भी ठीक ठाक कर लिया, सर कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब टाइमर का ये जो टाइम वाला जो इशू है ना, वही मेन इशू है। तो उन बच्चों को डेली मॉक्स देने ही देने हैं। 1 से 2 डेली मॉक्स उनके लिए मस्ट हो जाता है। और मॉक्स देने के बाद क्या करना है सर, सिर्फ देना नहीं है, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर वो टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर जब हमारे पास 20 ही मिनट थे, तब हम क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों पे काम करना अलोंग विद इट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लोजेस्ट टू द एग्जाम्स जो हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो मॉक्स ही प्रोवाइड करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी प्री को टारगेट कर रहे हैं जिसमें अपने ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपने ने प्रैक्टिस भी अच्छी कर लिया, तो उस पर डेली मॉक्स हम दे ही दे और उन पे स्पेशल काम हम करें। अब ये बात अगर प्री की हो जाती है, उसी तरीके से बात आती है फिर मेंस की सर, कि सर मेंस में कितने मॉक देने चाहिए। मेंस में मेरा पर्सनली ये मानना है कि डेली मॉक्स देने की जरूरत नहीं है। वीक में आप 2 मॉक्स निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने प्रिपरेशन की कौन सी स्टेज पे। वीकली 1 मॉक भी चलेगा, बट जिस दिन मॉक दे उसके अगले दिन उसका प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस, जो जो क्वेश्चंस हो नहीं पाए उनको सॉल्व करना, टाइम के अंदर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, देन उनका एक अच्छा एनालिसिस करना जिससे पता चल पाए कि सर जब हमारे पास वो टाइम कंस्ट्रेंट था उसके अंदर हम क्या क्या गलतियां कर रहे थे और उन गलतियों पे काम करना। जस्ट दे के आगे बढ़ने से कभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला, आएगा भी तो भी बहुत इनसिग्निफिकेंट सा छोटा मोटा इंप्रूवमेंट आएगा। बट अगर आप अपनी गलतियां पहचानते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस मिलने लग जाता है। आप खुद में सेल्फ बिलीफ आने लग जाता है कि हाँ यार, इस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर, इस गिवन टाइम के अंदर मैं बढ़िया अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बढ़िया परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इन मॉक्स का एक शानदार एनालिसिस भी अलोंग विद इट करते रहें और कंसिस्टेंट बेसिस पे करें। इनको सिर्फ प्रैक्टिस का जरिया मत समझे, ये सिर्फ प्रैक्टिस का जरिया नहीं है, ये आपको सिखाता है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर हमसे क्या क्या गलतियां होती है और उससे कैसे डील करना है। जब अपने उसका एनालिसिस करते हैं तभी पता चलता है। तो ये काम अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा कि सर नहीं हम तो मॉक्स भी खूब देते हैं,
प्री के भी ठीक मॉक्स देते हैं, मेंस का आप जितना बता रहे हो उतना मॉक्स भी देते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, फिर भी पेपर खराब हो जाता है। उसका क्या कारण है, उससे इजाद कैसी पाई जाए। तो ये फिर आपका जो एस्पेक्ट है, फिर ये साइकोलॉजिकल होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, मॉक्स में भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, सर मॉक्स में कंसिस्टेंट बेसिस पे वो 90 परसेंटाइल एक्यूरेसी की बात करें, 95 से प्लस एक्यूरेसी हम हिट कर रहे हैं, पर पेपर में आते ही ये बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, अनएक्सपेक्टेडली लो अटेम्प्ट हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है यार, क्योंकि मॉक और एग्जाम के अंदर डिफरेंस तो आ ही जाता है, क्योंकि मॉक में वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते जो एग्जाम में होते हैं। मॉक खराब हो गया तो अगला मॉक देके उसमें अच्छा कर सकते हैं, पर पेपर खराब हो गया तो वो पेपर तो गया। तो वो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो दिमाग पे भी, तो उससे थोड़ा कम अटेम्प्ट हो ना, वो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये साइकोलॉजिकली आपको उस पर काम करना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज, खुद पे सेल्फ बिलीफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये सेल्फ बिलीफ तभी आता है जब आप अपना 100% डे आफ्टर डे आफ्टर डे देते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे आफ्टर डे अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपको वो इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, आपकी वो एश्योरिटी भी रहेगी कि मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। तो कभी भी बैक ऑफ माइंड ये नहीं चलेगा कि यार मैंने उतना नहीं पढ़ा जितना मैं पढ़ सकता था। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये आपको एग्जाम में भी एक ड्राइव रहता है कि यार हाँ, मुझे पता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है अभी तक इस पॉइंट तक, तो पेपर में भी मैं बहुत अच्छा करूंगा। दूसरी चीज ये रहती है कि एग्जाम से एक दिन पहले की जो स्लीप साइकिल, जो अपने को नींद लेनी रहती है ना, उसको उतना अपने कंसिडर नहीं करते कि नहीं सर वो इतनी जरूरी थोड़ा ना होती है, हम तो बहुत ज्यादा नहीं सो पाते। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड पूरी तरीके से फ्रेश नहीं रहेगा ना जब तक आपने वो 6-7 घंटे की नींद नहीं ले रखी ना एग्जाम से पहले, तो वो आपको जाके खराब करेगी करेगी। और ये मैंने पर्सनली फील करा है। एसबीआई पीयू का जब मैंने एग्जाम दिया था, चाहे वो प्री का था, चाहे मेंस का था, या इवन इंटरव्यू का था, इस चीज पे खास ध्यान मैंने दिया था कि मैं रिलैक्स रहूं, मुझे अपनी नींद कंप्लीट करनी है, वो एक साइकिल है, वो करनी है कंप्लीट। और उसी के कारण मैं एकदम फ्रेश, ऑल्दो प्रेशर तो रहता ही है, हाथ पांव थोड़े तो ठंडे पड़ते ही हैं, वो पसीने तो आते ही हैं, पर उसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अपने 100% है मेंटली वहां पर। अब वहां पर अगर अपने डिप्लीटेड जाएंगे तो फिर वो प्रेशर एड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये बताऊंगा वो ये है कि जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ना जाए ना, तो पैनिक कभी नहीं करना। बहुत बार क्या होता है कि सर मेंस है या प्री है, मैं एक प्लान के साथ जाता हूं, उस प्लान का नाम है प्लान ए। अगर प्लान ए आपका अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर नहीं जा रहा है तो हमेशा उसके लिए प्लान बी होना बहुत बहुत जरूरी है। सर इसका मतलब क्या है, हम समझे नहीं। जब आप मॉक्स भी देंगे ना तो हमेशा चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, वहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको मेंटली खुद को समझाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं यार, मैं सोच रहा था कि मैं 4 पजल सॉल्व करूंगा पर मेरे से 3 ही हुई, मैंने सोचा था कि इस पार्ट में मैं ऐसा कर लूंगा पर वो डिफिकल्ट आ गया, मेरे से नहीं हो पाया। तो भी कंपोजर बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजर बना के रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेजर जो इश्यू बच्चों को आता है ना पेपर में, कि जब चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं जाती, जब चीजें सॉल्व नहीं हो पाती टाइम में, या सॉल्व ही ना हो पाए, या सिली मिस्टेक होती है, तो वो बहुत जल्दी क्या कर जाते हैं, बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। और जिस टाइम आप पैनिक मोड में जाना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से सारी चीजें डाउन द हिल जाना स्टार्ट हो जाती है, सारी चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो अपना मेंटल एस्पेक्ट, जिसको मैं कहता हूं कंपोजर बना के रखना, ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि खुद को इस चीज के लिए ट्रेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये आप मॉक्स देके ही सीखते हैं, या इवन अपने प्रैक्टिस में भी, जब भी आप कोई सवाल कर रहे हैं या टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल सॉल्व हो पाए टाइम में, वो तो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, पर कभी भी आप पैनिक ना करें, कभी भी अपना वो कंपोजर लूज ना करें। क्योंकि जो बच्चा ये सीख जाता है ना कि कंपोजर लूज नहीं करना, वो प्रेशर एनवायरनमेंट में भी कभी हिलेगा नहीं, वो कभी भी कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, वो हमेशा उससे निकल ही जाएगा। और उसका भी लाइव एग्जांपल अपने ने कुछ दिनों पहले ही देखा था इंडिया पाकिस्तान मैच में। इंडिया के जीतने का बड़ा कारण क्या था, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स ने प्रेशर को बेटर तरीके से हैंडल किया। उन्होंने की तो बेसिक चीजें,
और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स उन्होंने बेसिक बेसिक गलतियां ही की आखिरी में जाके, क्योंकि वो प्रेशर को वहां हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि उनसे वो कंपोजर नहीं बन पाया, पूरी तरह से बिखर गए। पर इंडिया वालों ने खुद को जोड़ के रखा, कंपोजर बनाए रखा और बेसिक सही से की और विनिंग साइड पे निकले। वही चीजें आपको करनी है, वो मेंटल एस्पेक्ट्स पे काम करना है, और वो आप सीखते हैं मॉक्स के थ्रू, कंसिस्टेंट मॉक्स, देन उनका एनालिसिस, गलतियां जो रही हैं उन पे काम करना है ना, और हमेशा किसी भी सिचुएशन में वो कंपोजर बना के रखना। इसके अलावा एडिशनल 2-3 पॉइंट्स मैं ये दूंगा कि अपने कंपोजर को और अच्छा करने के लिए, अपने फोकस को और अच्छा करने के लिए आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी साथ में कर सकते हैं। भाई पूरे दिन हम पढ़ते हैं 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, तो उसमें कुछ देर का आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी डालिए, मेडिटेशन डालिए। ये चीजें आपको पॉजिटिविटी देती है, आपको शार्प रखती है, आपके माइंड को भी शार्प रखती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मेरी तरफ से रहेंगे, ठीक है। तो इन चीजों पे आप काम कीजिएगा। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा गुरु मंत्र नहीं होता है कि कोई बंदा प्रेशर में अच्छा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। वो चीजें आप सीखते हैं और ये चीजें सीखी जा सकती है। काफी बच्चों का ये मानना है, काफी लोगों का ये मानना है कि या तो होता है या फिर नहीं होता। नहीं, मेरा ये मानना नहीं। हाँ, होता है, कुछ लोग नेचुरली काफी काम होते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। बट आप, ये एक मसल ही है जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं, पर उसको करोगे तभी जाके वो स्ट्रांग बनेगी, है ना। तो ये कुछ बातें थी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफी बच्चों के ये इशू फेस कर रहे हैं। उनके मैसेजेस मुझे दिखाई देते हैं कि कमेंट सेक्शन में भी, पर्सनली टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे 2 सेंट थे। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सजेशंस को रेगुलर बेसिस पे लगाइएगा और देखिएगा इंप्रूवमेंट आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा। आप जाने से पहले करंटली आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही शानदार कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। अभी कोड भी आप लगा सकते हैं VT20, इस पे 20% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। M3 वॉल्यूम 2 अभी लाइव बैच है, जिसमें 40 रीजनिंग, 40 क्वांट्स के सेशन है। हाई लेवल आपको मींस लेवल प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जा रही है। लाइव भी सेशन है, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको दिए जाते हैं। 500 रुपीज की आपका टोटल पैकेज है, जिसपे 20% आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड VT20। इसके अलावा विद्या बैच है मेरी तरफ से, रीजनिंग अगर आप मेंस लेवल पे टॉपिक वाइज उनके कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो ये बेस्ट बैच आपका रहेगा। देन आपके जो मॉक सेशंस हमने कुछ करवाए थे, 10 क्वांट्स के, 10 रीजनिंग के मॉक सेशंस अच्छे बढ़िया RRB PO के टाइम करवाए थे, अच्छे 300 रुपए का ये पैकेज पड़ेगा आपका। इसके अलावा आपके M3 वॉल्यूम 1 का भी एक पैकेज है, जिसमें 32 सेशंस है आई थिंक, और ये रीजनिंग स्पेसिफिक मेंस का प्रैक्टिस है, ये 200 रुपीज का, ये भी आप खरीद सकते हैं। और इन सारे झमेले से बचना चाहते हैं कि सर बार बार कोर्स नहीं हमें परचेज करने, तो आप सीधा का सीधा हमारा ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। हाँ जी, जो आपको अभी 2000 रुपीज का है, जिसपे 20% का डिस्काउंट मिलने पे आपको 1600 रुपए का पड़ेगा, जिसमें 1 साल तक जो भी चीजें पेड प्लेटफॉर्म पे आएगी सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेगी। मम्मी सब्सक्रिप्शन के नाम से आपको ये मिलेगा, या आप सीधा सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं और यहां से बाय नाउ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसे आराम से परचेज कर पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।